नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, अब ट्रंप की सरकार आने के बाद एक से एक बढ़कर वो नियुक्ति करने में लगे हुए, चाहे वो एनएसए की हो, चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी की हो, या फिर जो डॉज है उसमें उसमें एलन मस्क और भारतीय मूल के है एक अमेरिकन को वहां पर नियुक्त किया जाना हो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें हमास के लिए खतरा साबित हो रहा है, और ऐसा लग रहा है हमास को लगभग अमेरिका भी तबाह करने की उसमें है। ये नहीं कहेगा कि हाँ भैया आप बंद करो पहले, और अगर बंद नहीं किया तो मुझे लगता है हमास में अभी तो 50-60 हजार लोग मरे हैं, वहां पे बिल्कुल ही सफाया किया जा सकता है। तो एक छोटा सा एक बयान है, पहले मैं ये सुना देता हूँ, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे इसके ऊपर कि ये ऐसा क्यों कहा है। बयान सुना देता हूँ मैं एक बार। I will not. Senator Rubio, will you call for No, I will ceasefire in not. Gaza? On the Senator contrary. Rubio, Are you filming it? Wait, I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. And what about the civilians I that are blame being Hamas. killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas has stopped building their military installations underneath hospitals. So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day? I think it's horrifying. I think it's terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that. हाँ जी जी, ये इनके फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं और देख लीजिए इनकी बातचीत करने का तरीका। क्या बातचीत करते हैं ये? स्ट्रेट सीधी बात जो ट्रंप करते हैं, यानी कि किसी तरीके से हमास को सपोर्ट नहीं करते। और ये बेसिकली कहते हैं कि जो हमास वहां पे लोग मर रहे हैं, बहुत से हमारे जो मुस्लिम बैठे हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हमास के लोग मर रहे हैं तो इनका उसका जो पूरा जिम्मेदार इजराइल नहीं है, हमास है। क्योंकि वो क्या करते हैं, स्कूल के नीचे अपने बेस बना लेते हैं, हॉस्पिटल के नीचे बेस बना लेते हैं। हमास ही है जिसने इजराइल पे अटैक करके 1200 लोगों को मारा, वहां पे बेरहमी से मारा, और फिर इजराइल रिटेलिएट करा। क्यों नहीं करेगा? पिटने को थोड़ी आया इजराइल। हमास अगर लड़ना है तो इजराइल से सामने लड़े, छुप के लड़ता है, सिविलियंस को लेकर लड़ता है। और उन्होंने ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि यहाँ पे अगर हमास को बचना है तो कम से कम जितने लोग बैठे हैं इजरायली उसके कब्जे में, उनको सबको छोड़ दे, छोड़ना पड़ेगा इनको, नहीं छोड़ेंगे तो मरेंगे। वैसे भी यूएस से क्लियरली कह दिया ओमान को कि अपने यहाँ से ओमान के लोगों को निकालो, तो वो भी तैयारी कर रहा है वहां से लोगों को निकालने की, क्योंकि ट्रंप आएंगे जनवरी 20 को, उससे पहले सबको ये काम करना पड़ेगा। हमास के जितने भी लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा, टेररिस्टों को निकालना पड़ेगा। अगर यूएस हमास के लोगों को सपोर्ट नहीं करता, उनको अपोज करता है, तो बाकी टेररिस्टों को सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे टेररिस्ट पाकिस्तान के हो चाहे वो खालिस्तानी हो, तो इनका बैंड बाजा बजने वाला है। बहुत जल्दी पाकिस्तान का नंबर आने वाला है, पाकिस्तान पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा, और इसी तरीके से खालिस्तानियों पे एक्शन लिया जाएगा। पन्नू ने जो छोटी मोटी एक स्टेटमेंट दे दी, इसके बाद पन्नू आपको नजर नहीं आएगा, गलियों में घूमता फिरेगा बेल्ट बांध के, गले में पट्टा बांध के, क्योंकि इनका नंबर आने वाला है। ना ट्रंप छोड़ेंगे ना मोदी छोड़ेंगे। इंडिया के अंदर कुछ देर से आप देख रहे हैं मिलिटेंट अटैक हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। वो इसलिए हो रहे थे कि उनको सपोर्ट थी कमला हैरिस की, उनको सपोर्ट थी ओबामा की जो उनके पीछे बैठी थी, और उनको सपोर्ट जो बाइडेन की थी। जो बाइडेन कुछ बोलते नहीं थे ना, उनको पता था, लेकिन ये सब गवर्नमेंट चला रहे थे और इंडिया पे मिलिटेंट अटैक हो रहे थे। आपने देखा होगा कि हमने जब से मार्च 2023-24 से मिलिटेंट अटैक होने शुरू हुए पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया किसी भी तरीके से यूएस को छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले इलेक्शन थे, फिर हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम थे जिनको हमें टैकल करना था, और अब ट्रंप आ गए तो फिर मिलिटेंट अटैक होंगे। देखिए, जब यहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट थी, पहले यहाँ पे पाकिस्तान को यूएस पैसे देता था, हर एक साल 400 मिलियन डॉलर देता था आर्म्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि लोन नहीं, वो सिर्फ उनको एड देता था। पीएम मोदी ने जब एक्सपोज किया पाकिस्तान को, ट्रंप ने पैसा देना बंद कर दिया। फिर इन्होंने पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, और जब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया तो पाकिस्तान को बाकी जगह से भी एड मिलनी बंद हो गई, पाकिस्तान का ट्रेड बंद हो गया, पाकिस्तान का बिजनेस बंद हो गया। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने कहा था कुरी अटैक के बाद कि तुम्हें कटोरा ले लेके भेजूंगा, और पाकिस्तान आज कटोरा मांग रहा है। अब आईएमएफ ने जो उनको $7 बिलियन का लोन दिया था, वो भी कह रहा है कि आप तो हमारी शर्तें नहीं मानते तो हम आपको लोन आगे से देंगे नहीं, यानी कि $7 बिलियन से जो थोड़ा सा लोन गया वो गया, बाकी आईएमएफ इनको लोन नहीं देगा। तो अगर यूएस इस तरीके से काम करेगा तो ना तो उनको सऊदी हेल्प करेगा ना उनको यूएई हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि एक तो पाकिस्तान और खालिस्तानियों दोनों का नंबर आ गया है ट्रंप के आने के बाद, और इन पे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। और इंडिया के ऊपर जो लोग तंग कर रहे थे, चाहे मणिपुर में जहां जॉर्ज सोरोस है, उन पे भी एक्शन होगा। अब ये पाकिस्तान ये आए यूएस के नए एनएसए,
इनकी माइक वाल्स, इनकी उम्र सिर्फ 50 साल की है और ये वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने आए हैं। ये भी बड़े फोर फ्रंट वाले आदमी हैं। ये जो यूएस की एक इंटेलिजेंस कमेटी थी उसके मेंबर थे और ये जो आदमी है ये मोदी के बहुत क्लोज है, मोदी को सपोर्ट करते हैं। जब मोदी वहां गए थे 2023 में कैपिटल हिल में, तो इन्होंने मोदी का जो स्पीच थी उसमें हेल्प की थी क्या होना चाहिए। और ये स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, स्पेशली इंडिया और चाइना के बारे में, और ये चाहते हैं कि इंडिया को सपोर्ट किया जाए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। देखिए, जब यहाँ पे जो बाइडेन आए थे तो जो हमारा क्वाड बना था वो कमजोर हो गया, उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि क्वाड को बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और जब अब दोबारा से ट्रंप आए तो कहते मैं जनवरी 2000 अगले साल यानी कि जनवरी या फरवरी 2000 में इंटरेस्ट क्यों नहीं था अमेरिका को बाइडेन के टाइम पे? उसके बेटे के इंटरेस्ट है इसलिए कुछ उनका जो मेन अटेंशन था वो रशिया की तरफ था, जबकि रशिया से किसी को खतरा नहीं है। तो उन्होंने तभी तो खड़ा कर दिया साथ यूक्रेन को। और अब ट्रंप आया तो रशिया यूक्रेन वार भी थम जाएगा क्योंकि इनको जो यूक्रेन को पैसा तो मिलेगा नहीं, आम से मिशन तो मिलेंगे नहीं। और वो चाइना को सपोर्ट करते थे उनके बेटे के बिजनेस की वजह से। ओबामा का भी यही एटीट्यूड था। ये जो ट्रंप की गवर्नमेंट थी ये राइटिस्ट है और जो आपके जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी या डेमोक्रेट है वो लेफ्टिस्ट है, और इसलिए वो चाइना के साथ क्लोज रिलेशन मेंटेन करना चाहते थे। चाइना जो मर्जी कर ले उसको बर्दाश्त करते थे और इंडिया को टारगेट करते थे क्योंकि इंडिया भी एक राइटिस्ट है, ये हम बेसिकली ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, इंडिया को ह्यूमन राइट्स पे भी टारगेट करते थे। अब ये जो आए हैं, ये जो बॉल्स आए हैं, ये एक वहां पे एक सेनेट कमेटी है जिसके अंदर एक इंडिया कॉकस ग्रुप है, 40 मेंबर है, उसको हेड करते हैं, यानी कि इंडिया के बहुत सपोर्टर हैं और ये हॉकिश माने जाते हैं। जब 2022 के अंदर चाइना में पैरा ओलंपिक्स हुए थे तो इन्होंने कह दिया था कि वहां पे हमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना ने कोविड फैलाया था, कोविड-19 फैलाया था और वो कहते हैं उइगर को मिसट्रीट करते हैं, मुस्लिम्स को मिसट्रीट करते हैं चाइना के, तो चाइना को तो टारगेट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और ये कहते हैं कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमें इंडिया की हेल्प करनी पड़ेगी, इंडिया से जरूरत पड़ेगी हमें, और इंडिया के साथ डिफेंस ट्रीटी करना चाहते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो हमारी एक डील हुई थी यूएस के साथ 31 MQ-9B ड्रोन्स की, लेकिन वो डील आज भी लटकी हुई है जबकि 4 साल निकल गए क्योंकि जो बाइडेन की गवर्नमेंट या उनके जो एडवाइजर थे वो स्लो थे इंडिया को सपोर्ट करने में। डील चल रही थी लेकिन उस स्टेज से नहीं चल रही थी, उस स्पीड से नहीं चल रही थी। लेकिन अब ये सारे के सारे जो मामले हैं बहुत जल्दी चलेंगे और इनका जो स्टांस है चाइना के खिलाफ वो बहुत सख्त है। यानी कि चाइना यहाँ पे काम कर रहा था और ये भी कहा जाता है कि चाइना ने इसलिए इंडिया से एग्रीमेंट साइन किया क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं, तो इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया ताकि चाइना को टारगेट न किया जा सके। और ये भी कहा जा रहा है कि जब चाइना ये आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप पावर में बैठेंगे, तो ये चाइना के ऊपर 60% टैरिफ लगा देंगे उनके ट्रेड के ऊपर। ये काम इन्होंने 2018 में भी किया था। तब जब चाइना को दिक्कत हुई तो उन्होंने पीएम मोदी को बुलाया था स्पेशल समिट पे और पीएम मोदी गए थे सोल्यूशन निकालने पे। और अगर ये टारगेट करेंगे चाइना को तो उनका जो ट्रेड या बिजनेस है वो शिफ्ट होगा वियतनाम, इंडिया और कुछ आसियान रिपब्लिक कंट्रीज के अंदर, तो इंडिया को बेनिफिट होगा। तो जो ट्रंप का जो एक विजन है इंडिया को सपोर्ट करना और साथ में जो पैसिफिक रीजन के अंदर इस टाइम पे चाइना एग्रेसिव एटीट्यूड फैला के बैठा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ट्रंप का यही एटीट्यूड है, एक तो पाकिस्तान को कंट्रोल करना, एक चाइना को कंट्रोल करना और एक खालिस्तानियों को कंट्रोल करना। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है। और जिस तरीके से हमास के खिलाफ है तो नेचुरली खालिस्तान के भी खिलाफ है ये। अच्छा सूद सर, अभी जो ट्रंप के नजदीकी काफी नजदीकी माने जाते हैं एक्स के ओनर और रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो हैं अभी एलन मस्क, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी एक भारतवंशी अमेरिकन है उसके साथ मिलके, वो क्या है और उसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है खालिस्तान के खिलाफ और ट्रूडो के खिलाफ कि ट्रूडो अगले साल चले जाएंगे, वो पावर में नहीं आएंगे दोबारा। और एलन मस्क अपना बिजनेस इंडिया के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली है उनके जो ट्रंप की कैबिनेट पे, तो इंडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपना बिजनेस को फैलाने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, रामास्वामी जो पहले प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे यूएस के अंदर, ट्रंप की पार्टी को बिलोंग करते हैं, फिर उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया ट्रंप के फेवर में, उनको भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है इसकी कैबिनेट में, ट्रंप की कैबिनेट में। तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो बैठ रही है और सारी की सारी गवर्नमेंट इंडिया के फेवर में है। इंडिया
अपना जो काम करता है सिंसियरिटी से करता है। इंडिया को यूएस को टारगेट तो करना नहीं है। हमारा काम है कि हम बैलेंस मेंटेन करते हैं रशिया और यूएस के बीच में, वो मेंटेन करेंगे क्योंकि हम रशिया पे भी डिपेंडेंट है और ट्रंप का कोई डिस्प्यूट नहीं है रशिया के साथ। और दूसरी बात है कि जो इस टाइम पे इनके एनएसए बने हैं, वो जब वहां पे फोर्सेस विड्रॉ हुई थी अफगानिस्तान से, उसके खिलाफ थे कि किस तरीके से जो बाइडेन ने वहां पे फोर्सेस विड्रॉ कर ली। और ये मिडिल ईस्ट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो इंडिया का बिजनेस चल रहा था, एक आप देखिए जैसे अब्राहम एग्रीमेंट था, मुझे लगता है कि उस अब्राहम एग्रीमेंट को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा दोबारा से, और सऊदी और इजराइल के रिलेशन को डेवलप किया जाएगा। जो उससे पहला स्टेप होगा ये वार रोकना हमास के खिलाफ, और ये इजराइल को कहेंगे कि आप इस वार को जल्दी जल्दी खत्म करो और हमास को फिनिश करो, वो भी बहुत जरूरी है। ये जो लोग गलत टाइप के ह्यूमन राइट्स का इशू फैलाते थे, और जितने भी वहां पे पैलेस्टाइन के लोग हैं, हमास के लोग हैं जो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करते थे यूएस के अंदर, उनको मार्चिंग ऑर्डर दे दिए गए हैं कि भाग जाओ यहाँ से। यूएस के अंदर लोगों को फ्री राशन बांटा जाता था, खाना दिया जाता था फ्री में, जो इलीगल लोग थे वो बंद कर दिया गया, और ट्रंप ने कहा कि इनको सबको पकाओ। और बहुत से लोग जो बैठे थे इलीगली यूएस के अंदर, वो फ्रांस के वो भाग रहे हैं कनाडा की तरफ, और कनाडा के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है इस इशू के ऊपर लेकर के। देखिए जो पॉलिसी यूएस की होगी वही पॉलिसी बाकी यूरोपियन कंट्रीज की होगी। तो अगर खालिस्तान को यूएस सपोर्ट नहीं करेगा तो कनाडा की तो हिम्मत नहीं है कि खालिस्तान को सपोर्ट कर दे। और इसी तरीके से चाहे यूएस, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, वैसे न्यूजीलैंड के अंदर तो खास कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे भी देखा जाए, जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो पीएम मोदी उनको ले गए थे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और फिर उनसे वहां, हाँ मॉरिसन आए थे तो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ले गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं। तो वो जब दिखाया उन्होंने, तब पीएम मोदी ने कहा कि वहां पे मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, उसको रोको। तो उनके ध्यान में पीएम मोदी लाए, क्योंकि पीएम मोदी जैसा कोई नहीं है जो हर एक इशू को उन पे नजर रखता हो। तो वहां पे एक्शन भी लिया गया। जब यहाँ पे अब I-5 की मीटिंग हो रही थी, I-5 की जो स्टेटमेंट आ रही थी निज्जर के चक्कर में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, जो प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात हुई हमारे फॉरेन मिनिस्टर की। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे जो अटैक हुआ कैनबेरा में मंदिर के ऊपर, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। उससे पहले उनके एक और यहाँ पे आए थे, लीडर आए थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा I-5 के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है निज्जर के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि अब थोड़ा जो कनाडा इंडिया को तंग कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, बल्कि अपने आप को सुधारेगा, अपने आप को देखेगा, अपनी सिचुएशन को डील करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा लगता है कि जो हम झेल रहे थे पिछले 1 साल से, हमारी कंट्री को टारगेट किया जा रहा था, वो सब टारगेट इस टाइम पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इंडिया अपने दोबारा रास्ते पे चल पाएगा जिस पे चल रहा था। यानी कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना बाकी रह गया। जो बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम है उसको भी इंडिया टैकल करेगा, क्योंकि अब यूएस हमारे साथ खड़ा है, ट्रंप हमारे साथ खड़े हैं, तो जो हमारे इश्यूज बैठे हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, और हो भी जाएंगे, और हम दोबारा से स्ट्रॉन्ग कंट्री बनेंगे। बन तो रहे थे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलेंगे। और जो हमारे देश के अंदर दुश्मन बैठे थे, जो यहाँ पे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा रहे थे, उनको भी बड़ा झटका लगा। वैसे ही मनीष शंकरैया ने कह दिया इसके बारे में कि एक क्रिमिनल को आपने बिठा दिया यूएस की गद्दी पे। यूएस की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को बिठाया, उसको एक आदमी जो कांग्रेस का है वो उसको क्रिमिनल कहता है, बेशरम आदमी। और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर गया था 2018 में और कहा था कि हमारे यहाँ पे आप गवर्नमेंट चेंज कराओ, यानी कि ऐसे की मदद मांग रहा था मनीष शंकरैया की मोदी गवर्नमेंट को हटाओ। बिल्कुल। तो ये तो इनका एटीट्यूड है, तो इसका मतलब झटका तो लगा हुआ है, इनको झटका लगा है, वो झटका पूरा भी होगा। एक फर्क क्या है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में, क्या फर्क है? जो बाइडेन के वहां तो चलती तो नहीं थी, लेकिन जिसकी भी चलती थी वो कहते कुछ थे करते कुछ थे। आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को स्टेट विजिट पे बुला रहे हो, नेक्स्ट उसको टारगेट करना शुरू कर देते हो। और डोनाल्ड ट्रंप में फर्क यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। कहा कि मैं हिंदुओं को प्रोटेक्ट करूंगा तो करेंगे, कहा कि मैं खालिस्तानियों को खत्म करूंगा तो करेंगे, कहा कि हमास को आप यहाँ पे अपने जो लोग हैं आपके पास जो आपने पकड़े उनको छोड़ो तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे और ज्यादा बम चलाए जाएंगे, मारा जाएगा। अब वहां पे गवर्नमेंट वो है जो वर्ल्ड के अंदर पीस लाना चाहती है। जो एक यहाँ पे माहौल बन रहा था वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे एक वर्ल्ड वार हो सकता है, उसके आसार खत्म हो रहे हैं। जो पहले मुझे लगता है प्रायोरिटी वो होगी रशिया के वार को रोकना, दूसरी प्रायोरिटी होगी इजराइल हमास वार को रोकना, यानी कि हमास का खात्मा, और तीसरा जो हमारे आसपास पाकिस्तान जो टेररिस्ट एक्टिविटी करता था उसके ऊपर एक्शन लेना, चौथा जो कनाडा यहाँ पे खालिस्तानी को पालता था उसको काउंटर करना, पांचवा जो बांग्लादेश के अंदर एक सिचुएशन बन रही है या गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद वहां पे शेख हसीना को इंस्टॉल करना, और छठा है कि जो चाइना इंडिया को धमकी भी देता था, ये इंडिया को तंग भी करने की कोशिश करता था,
जबकि हमारा एग्रीमेंट हो गया, उसको काउंटर करना, यानी कि इंडिया को मजबूत बनाना, ये यूएस की पॉलिसी होगी और यही ट्रंप की पॉलिसी होगी और इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसको मजबूती मिलेगी। और इंडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे, इनको सबक तो मिल गया होगा या मिल जाएगा बहुत जल्दी, और इनको फॉरेन से कोई सपोर्ट नहीं होगी। यही हम चाहते हैं और यही होगा। बिल्कुल, तो हमास से लेके और जो आपने 6 पॉइंट गिनवाए, बिल्कुल उसके ऊपर काम करना भी चाहिए, ताकि सिर्फ अमेरिका या भारत में नहीं, विश्व में भी शांति हो और सब लोग अपना आराम से जीविका अपना चला सके, बिना इस युद्ध के, बिना किसी डर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा भारत महान।